आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो आप लोग भी हमारा कुछ सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों की शिक्षा में थोड़ा सुधार हो सके और आपके आसपास जो बच्चे हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं चैनल को और अधिक से अधिक पढ़ाई कराई जा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 11 की पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रारंभिक परमाणु संरचना के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज तथा थॉमसन का परमाणु मॉडल। आज हमें पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1911 में एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में इन्होंने ये प्रदर्शित करना चाहा कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अस्थायी हैं या अस्थायी। तो यह बताने के लिए इन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया। तो प्रयोग करने से पहले इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली। सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई। अब अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फा कण रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलते हैं और ये धनात्मक होते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलने वाले इन अल्फा कणों की बमबारी रदरफोर्ड ने धातु की पतली पन्नी पर कराई, जो कि धातु की पन्नी किसकी थी? सोने की। किसी भी धातु की पन्नी ले सकते थे, लेकिन सोने की पन्नी को इन्होंने ज़्यादा उचित समझा। तो सोने की पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो इन्होंने पहला प्रेक्षण क्या किया? पहला प्रेक्षण किया कि जब इन्होंने बमबारी प्रारंभ कराई, प्रेक्षण में पहला देखते हैं, तो कुछ कण ऐसे होते हैं जो सीधे आर पार निकल जाते हैं पन्नी को पार करके। कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी को पार कर जाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रेक्षण इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो नाभिक पर पहुंचने के बाद प्रतिकर्षित हो जाते हैं, यानी ये अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। बहुत कम कण ऐसे थे, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते थे, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और कुछ कण ऐसे थे जो नाभिक से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस हो जाते थे। कुछ कण ऐसे थे, ये कण भी बहुत कम संख्या में थे, जो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाते थे। बहुत कम कण वापस उसी दिशा में लौट आते थे। तो इन प्रयोगों से उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, देखते हैं। अब इस प्रयोग से इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, देखिए। अधिक कण ऐसे थे जो कि पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाते थे। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में कोई खाली स्थान है। अगर खाली स्थान ना होता तो ये अल्फा कण आर पार कैसे जाते? तो इसलिए पहला निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु के बीच में खाली स्थान उपस्थित है। फिर दूसरा क्या था? बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते थे, जैसे कि ये। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में कोई धनात्मक भाग है जो अल्फा कणों को जाने से रोकता है।
या अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि अल्फा कण होते हैं धनात्मक। हमने बताया आपको कि अल्फा कण कैसे होते हैं, धनात्मक। तो अल्फा कण भी धनात्मक हैं और बीच में परमाणु का नाभिक या कोई ऐसा भाग है जो धनात्मक है, जो कि इस धनात्मक को प्रतिकर्षित कर रहा है, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसलिए इन्होंने यह पता लगाया कि परमाणु के बीच में कोई धनावेशित भाग उपस्थित है। परमाणु के बीच कोई धनात्मक भाग उपस्थित है या कोई धनावेशित भाग उपस्थित है। फिर तीसरा इन्होंने देखा, बहुत कम कण ऐसे थे जो वापस उसी दिशा में लौट आते थे, अर्थात कोई प्रबल धनात्मक भाग भी नाभिक के बीचों बीच में उपस्थित है, जो कि अल्फा कणों को अंदर जाने से रोकता है। तो इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में कोई प्रबल धनात्मक भाग उपस्थित है, जो अल्फा कणों को वापस उसी दिशा में लौटा देता है। ये तो हमने पढ़ लिया रदरफोर्ड का प्रयोग। इसके बाद परमाणु मॉडल इनका क्या था वो देखते हैं हम। परमाणु मॉडल के अनुसार इनके पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार एवं विद्युत उदासीन कण है। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार एवं विद्युत उदासीन कण है। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार एवं विद्युत उदासीन कण है। इनके हिसाब से परमाणु ऐसा है, गोलाकार है, अति सूक्ष्म माने इसकी आकार इसका बहुत छोटा है, और ये विद्युत उदासीन है, अर्थात ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र में स्थित होता है। जिसे नाभिक कहते हैं। एकदम परमाणु के बीच में उपस्थित होता है समस्त द्रव्यमान परमाणु का, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। तीसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने, नाभिक के चारों ओर विशाल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक ये हो गया, इसके चारों ओर जो विशाल जगह बची है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन व परमाणु के नाभिक एक दूसरे से
प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो ये था परमाणु मॉडल रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। अब रदरफोर्ड का ये परमाणु मॉडल जो इन्होंने दिया, ये ग्रहों से संबंधित था कुछ। जैसे देखिए, सौरमंडल पर आधारित था। जैसे बीच में सूर्य होता है सौरमंडल में, इसी तरीके से इसमें क्या होता है, नाभिक होता है परमाणु में। और सभी ग्रह जिस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य की, इसी तरह इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो इसलिए इस परमाणु मॉडल को सौर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यह सिद्धांत कुछ ग्रहों के ग्रहीय सिद्धांत पर आधारित था सौरमंडल के, तो इसलिए इसे सौर मॉडल भी कहा जाता है। अब इनकी कमियां देख लेते हैं। इस मॉडल की कमियां या सीमाएं जिसे कहते हैं। इनके अनुसार परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरण के आधार पर, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब कोई कण लगातार गति करता रहता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है, और कमी आएगी तो क्या होगा, नाभिक की ओर गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये चलते चलते इसकी ऊर्जा में कुछ कमी आएगी। तो कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमाणु प्रबल है, अर्थात इसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है, इसलिए इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। और दूसरा क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक वितरण की व्याख्या नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉनिक वितरण, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण की व्याख्या नहीं कर पाया, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसलिए यह परमाणु मॉडल भी सफल नहीं हो सका। अब पढ़ना है हमें परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही उसकी परमाणु क्रमांक भी होगा। इसके बाद परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान कहलाता है।
यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर कहीं निकालना हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अगला पॉइंट हमें पढ़ना है समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक क्या है, किसी तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के वह परमाणु, एक ही तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, 1H1 ये किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का। 1H2, 1H3 इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम और इसका नाम है ट्राइटियम। तो देखिए हमने क्या लिखा है, एक ही तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो नीचे की तरफ इसका लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक और ऊपर की तरफ लिखा है द्रव्यमान संख्याएं। तो परमाणु क्रमांक देखिए तीनों में एक है, यानी परमाणु क्रमांक इसका समान है, परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्याएं क्या है, भिन्न है। ऊपर की तरफ लिखी होती है द्रव्यमान संख्याएं और नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक। तो वह किसी तत्व के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, वह क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अगला टॉपिक पढ़ना है समभारिक। समभारिक क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, वे समभारिक कहलाते हैं। भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु क्रमांक भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान हों, तथा द्रव्यमान संख्याएं समान हों, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, आर्गन परमाणु क्रमांक इसका 18 है और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है, 40। इसके बाद पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 है
और द्रव्यमान संख्या इसकी भी 40 है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम का भी परमाणु क्रमांक तो 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 ही है। तो ये सब क्या हो गए? समभारिक, यानी इनके परमाणु क्रमांक भिन्न है। नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक लिखे होते हैं, तो इसमें देखिए इसका 18, इसका 19, इसका 20, यानी परमाणु क्रमांक तीनों के भिन्न हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं तीनों की कितनी है? 40, यानी द्रव्यमान संख्याएं समान हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न और द्रव्यमान संख्याएं समान हों, समभारिक कहलाते हैं। इसके बाद पढ़ना है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। भिन्न भिन्न तत्वों के वह परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए 1H3, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया ट्राइटियम। और दूसरा एग्जाम्पल 2He4, ये होगा हीलियम। तो इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। तो देखिए इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 3। तो परमाणु द्रव्यमान 3 और माइनस परमाणु क्रमांक कितना है? तो परमाणु क्रमांक 1 है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये होगा न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें, हाइड्रोजन के समस्थानिक में। और दूसरे में देखिए हीलियम वाले में, इसमें 4 में से 2 घटाएंगे तो इसमें भी 2 आएगा। 4 हो गया इसका परमाणु द्रव्यमान और 2 हो गया इसका परमाणु क्रमांक। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 न्यूट्रॉन इसमें भी आएगा, अर्थात इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो भिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं।